उसने दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। सबसे पहले उसे डिटोल और दवाइयों की बू आई। उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो अपने टारगेट पर पहुंच गई थी। यही वो हेल्थ सेंटर था जहां उसे आंखों पर शाह पट्टी बांध कर लाया गया था। वो अंदर दाखिल हो गई। ये एक राहदारी सी थी। एक बूढ़ी औरत जो नौकरानी मालूम होती थी, दोनों हाथों में एक थैला पकड़े सामने से आ रही थी। राम दुलारी खामोशी से उसके करीब से गुजर गई। उसके बाद जमुना दास के कमरे की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो ये थी कि उसके कमरे के बाहर एक पुलिस कमांडो पहरा दे रहा था। जब वो मोड़ घूमकर राहदारी की दूसरी जानिब आई तो उसने उस राहदारी को पहचान लिया। उसकी आंखों से पट्टी उतारने के बाद इस राहदारी से जमुना दास दहशतगर्द के कमरे में ले जाया गया था। उसे याद था कि यहाँ आमने सामने 3-4 कमरे ही थे और एक कमरे के बाहर जो दहशतगर्द का कमरा ही था, पुलिस का कमांडो स्टेन गन पकड़े स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था और जो शेरखान वगैरह को आता देखकर उठ खड़ा हुआ था। राम दुलारी ने देखा कि एक कमरे के बाहर स्टूल जरूर पड़ा था मगर पहरा देने वाला कमांडो गायब था। वो बड़ी हैरान हुई कि पुलिस कमांडो वहां क्यों नहीं थी। जमुना दास एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द था और इस खुफिया हेल्थ सेंटर में उसे जबरदस्त पहरे में रखा गया था, मगर शायद राम दुलारी की किस्मत उसका साथ दे रही थी। पुलिस कमांडो उस वक्त थोड़ी देर के लिए बाथरूम चला गया। राम दुलारी के सामने मैदान साफ था, राहदारी खाली पड़ी थी। राम दुलारी उस कमरे की तरफ बढ़ी जिसके बाहर खाली स्टूल पड़ा था। कोने वाले कमरे से एक नर्स निकली और तेज तेज कदमों से उसके करीब से गुजर गई। उसने राम दुलारी की तरफ कोई खास तवज्जो न दी। राम दुलारी के पास अब इसी की तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था। उसे अब जितनी जल्दी हो सके काम करना था, जिसके लिए वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वहां तक पहुंची थी। उसे ये भी एहसास था कि बाहर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। वो दहशतगर्द जमुना दास के कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि बिस्तर पर जमुना दास उसी तरह पट्टियों में बंधा बेसुध पड़ा था। या वो सो रहा था या बेहोश था। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसे इसी तरह ड्रिप और ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसके सीने तक कंबल पड़ा था। अंदर आते ही राम दुलारी ने अपने गिरबान में हाथ डालकर जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकाला। अब एक एक सेकंड कीमती था, बेहद कीमती था। राम दुलारी अब एक तजुर्बाकार तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बन चुकी थी, जिन्हें ये बताया जाता था और हिदायत की जाती थी कि अपने मिशन की कामयाबी और अपने गुरुओं को पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर उन्हें किसी साथी को हलाक करना पड़े तो उसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाए। राम दुलारी ने जमुना दास के पलंग के पास जाते ही उसके बाजू पर से थोड़ा सा कंबल हटाया। नीचे उसका बाजू था। जहरीला सिरिंज राम दुलारी के हाथ में था। उसने फौरन सिरिंज की सुइयां जमुना दास के बाजू में चुभोई और सारे का सारा जहर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। जमुना दास के हल्क से हल्की सी कराह की आवाज निकली। राम दुलारी ने सिरिंज वहीं पलंग के नीचे फेंकी और पलटकर दरवाजे के पास आकर उसका एक पट जरा सा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो जल्दी से बाहर निकल आई और चादर को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेटती हुई राहदारी में जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चलने लगी। जहां राहदारी का मोड़ मुड़ता था वो वहां आई तो अचानक सामने से वही पुलिस कमांडो नमूदार हुआ जो जमुना दास के कमरे के बाहर उस रोज भी पहरा दे रहा था। उसके हाथ में स्टिंग गन थी। उसने राम दुलारी पर एक गहरी निगाह डाली, मगर राम दुलारी ने अपने हवास को अपने कंट्रोल में रखा और उसके करीब से गुजर गई। पुलिस कमांडो ने राम दुलारी को पहचान लिया था कि ये वही औरत है जो 2-1 रोज पहले कमांडर शेर खान और गुल खान के साथ आई थी। कुदरती तौर पर वो यही समझा कि ये इन लोगों की अपनी जानने वाली औरत है। उसने भी राम दुलारी से कुछ पूछगिछ न की और खामोशी से चलता जख्मी दहशतगर्द के कमरे के बाहर स्टूल पर आकर बैठ गया। फिर अचानक वो उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। दहशतगर्द इसी तरह बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। वो मुतमईन होकर वापस स्टूल पर आकर बैठ गया। उसे मालूम ही नहीं था कि जिस भारतीय दहशतगर्द की जान की हिफाजत की खातिर वो पहरा दे रहा है वो मर चुका है। राम दुलारी का मिशन पूरा हो चुका था। वो जल्दी जल्दी हेल्थ सेंटर की इमारत से निकलकर रेलवे लाइन की तरफ चलने लगी। रेलवे लाइन को पार करके दूसरी तरफ खेतों में आ गई। वो खेतों में से भी गुजर गई। फिर रेलवे फाटक आ गया। कोई गाड़ी आ रही थी। फाटक बंद था और फाटक की दोनों जानिब कुछ गाड़ियां और रिक्शा वगैरह खड़े थे। पैदल चलने वाले अभी तक रेल की पटड़ी पर से गुजर रहे थे। वो भी फाटक के छोटे दरवाजे में से होकर रेलवे लाइन पर से गुजरकर फाटक की दूसरी तरफ आकर सड़क के किनारे किनारे शहर की दूसरी तरफ रवाना हो गई। अब उसे किसी रिक्शा टैक्सी की जरूरत थी। उसे वापस मुकुंदलाल के पास अपने खुफिया ठिकाने पर जाना था और उसे जाकर ये खुशखबरी सुनानी थी कि उसने वो काम कर दिया है जिसके लिए उसे जहरीला सिरिंज देकर भेजा गया था। राम दुलारी चलते चलते सड़क के पीछे भी देख लेती थी कि शायद कोई खाली रिक्शा टैक्सी आ रही हो। काफी आगे जाकर सड़क के मोड़ पर उसे एक खाली रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे में बैठ गई और ड्राइवर को एक खास जगह चलने के लिए कहा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रिक्शा एक तरफ रवाना हो गया। रिक्शा शहर की आबादी के बाहर निकल चुका था और अभी तक बुरी रफ्तार से जा रहा था। आखिर वो जगह आ गई जहां राम दुलारी ने रिक्शे वाले को चलने के लिए कहा था। उसने रिक्शा रुकवाकर उसे पैसे दिए और पैदल ही एक नहर के किनारे चल पड़ी। काफी आगे जाकर दरख्तों का एक घना जखीरा आ गया। वो उसमें दाखिल हो गई और वहां से भी गुजरने के बाद उस वीरान खंडर की तरफ चल पड़ी जो कुछ फासले पर उजाड़ मैदान में मिट्टी के एक बहुत बड़े टीले के अकब में वाक़ था और जिसके एक तहखाने में इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। एक भारतीय दहशतगर्द मुसलमान फकीर के भेस में खंडर के करीब ही दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसने राम दुलारी को पहचान लिया था। राम दुलारी भी उसे पहचानती थी। वो उसके करीब से गुजर गई। जब वो पुराने तारीखी खंडर में उस जगह आई जहां से खंडर के अंदर दीवार के शगाफ में से रास्ता जाता था, तो वहां एक और दहशतगर्द झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। राम दुलारी ने उसे और उस दहशतगर्द ने जो पहरा दे रहा था एक दूसरे को देख लिया था। राम दुलारी खंडर में दाखिल होने के बाद नीचे तहखाने में आई तो वहां उनकी पार्टी का सरगना मुकुंद लाल मौजूद था। उसके पास ही दहशतगर्द रामू भी बैठा था। दुलारी को अपने पास देखकर मुकुंद लाल ने पहला सवाल ये किया, उसे ठिकाने लगाया कि नहीं। राम दुलारी ने कहा, अगर तुम्हारे दिए हुए इंजेक्शन का जहर असली था तो जमनादास मर चुका है। मुकुंद लाल ने दुलारी को शाबाश देते हुए कहा, दुलारी, तुमने हम सबको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। मुझे जमनादास पर भरोसा नहीं था। वो एक तजुर्बाकार और अपने काम का माहिर जरूर था, मगर मुझे मालूम है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दहशतगर्द रामू कहने लगा, जिन लोगों के पास तुमने इतना वक्त गुजारा है उनके हमारे खिलाफ मंसूबे के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं। राम दुलारी ने कहा, वो लोग अगर आपस में अंग्रेजी में भी कोई बात करते थे तो इस बारे में मेरे सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं करते थे कि वो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं जितना कुरेद सकती थी कुरेद कर उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें ऊपर से जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक एक्शन लेंगे, हम अपने तौर पर कुछ नहीं करते। मुकुंद लाल कहने लगा, जमनादास की मौत के बाद जब इन लोगों को ये मालूम होगा कि तुम भी हॉस्टल से गायब हो गए हो तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है और तुम मुसलमान हशमत बीबी के भेस में सिर्फ जमनादास को मौत के घाट उतारने के लिए उनके पास आई हो और इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में सारे शहर में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दहशतगर्द रामू ने कहा, क्यों न हम राम दुलारी को अपने रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दें। मुकुंद लाल बोला, इसकी जरूरत नहीं है। राम दुलारी को बकौल उसके सिर्फ शेर खान और उसके साथी कमांडो बुल खान ने ही गौर से देखा है, या फिर गर्ल्स हॉस्टल की औरत थी या उनका कमांडिंग ऑफिसर था जिसने इसे देखा हुआ है। अगर राम दुलारी जहां कुछ दिनों के बाद बुर्का पहनकर बाहर निकलती है तो ये सीआईडी वालों से महफूज हो जाएगी। वैसे भी इंटेलिजेंस वाले राम दुलारी की शक्ल से नावाकिफ हैं। उनके पास राम दुलारी की कोई तस्वीर भी नहीं है जिसे वो दूसरे शहरों की पुलिस को सप्लाई करें या अखबारों में शाया करवाएं। दहशतगर्द रामू ने दुलारी से पूछा, क्यों दुलारी, तुम्हारी कोई फोटो तो इन लोगों ने नहीं उतारी। राम दुलारी सोचने लगी, फिर बोली, जहां तक मुझे याद है इन्होंने मेरी कोई फोटो नहीं उतारी थी, लेकिन इतना याद आता है कि एक बार जब मैं शेर खान और गुल खान के साथ गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में बैठी थी तो एक आदमी छोटे कैमरे से हमारी तस्वीर उतार कर चला गया था और कमांडो शेर खान ने भी उस पर कोई एतराज नहीं किया था। मुकुंद लाल बोला, बस यहाँ तुम उनसे मार खा गई हो। उन्होंने बहाने बहाने से तुम्हारी तस्वीर उतरवा ली है, अगरचे उस वक्त तक उनको तुम पर किसी किस्म का शक नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इन पुलिस कमांडोज की ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है। अब वो इस ग्रुप फोटो में से तुम्हारी तस्वीर को एनलार्ज करवा कर पाकिस्तान के हर सूबे के थानों में तकसीम करवा देंगे और मुमकिन है कि तुम्हारी तस्वीर अखबारों में भी आ जाए। अब तुम्हें बुर्का पहनकर भी बाहर निकलने से गुरेज करना होगा। रामू ने कहा, लेकिन बॉस, हम यहाँ बंद होकर भी तो नहीं रह सकते। अभी हमारे सामने बहुत काम है। हमें शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को भी बम से उड़ाना है। मुकुंद लाल बोला, जमनादास की मौत के बाद शहर की सारी पुलिस भी चौकस हो गई होगी। हमें कुछ रोज इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमांडो शेर खान और बुल खान की कमांडो तंजीम के ज़ाब्ते की कार्रवाई थी कि उन्होंने राम दुलारी की अपने साथ एक ग्रुप फोटो उतरवा ली है। हालांकि उन्हें इस वक्त तक कतई तौर पर इल्म नहीं था कि ये औरत जो हशमत बीबी के रूप में उनके सामने बैठी है हकीकत में भारत की एक निहायत अय्यार दहशतगर्द औरत है और इसका असली नाम राम दुलारी है। तंजीम के हेल्थ सेंटर में ज़ेरे इलाज दहशतगर्द जमनादास की मौत का इल्म थोड़ी देर बाद ही हो गया था। जब राम दुलारी उसको जहरीला इंजेक्शन लगाकर जा चुकी थी तो उसके 10-15 मिनट बाद ही ड्यूटी नर्स मामूल के चेकअप के लिए जमनादास के कमरे में आई।
उसने देखा कि दहशतगर्द की नाक से खून रिस रहा है और खून का रंग स्याह है। उसने घबरा कर जमुना दास की नब्ज देखी। नब्ज बंद हो चुकी थी। उसने उसी वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आकर दहशतगर्द को चेक किया तो हैरान होकर नर्स से कहा, इसकी मौत की वजह जहर है। नर्स ने कहा, मगर डॉक्टर यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं 6-7 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी। उस वक्त तक मरीज जिंदा था, अगरचे बेहोश था। अभी वापस आकर देखा तो ये मर चुका था और नाक से स्याह खून जारी था। डॉक्टर ने कहा, हमें हेडक्वार्टर फौरन खबर करनी होगी। डॉक्टर उस वक्त बाहर निकल गया और उसने अपने ऑफिस में जाकर तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर को फोन पर बताया कि जिस दहशतगर्द का यहाँ इलाज हो रहा था मर गया है और मेरे ख्याल में मौत जहर देने की वजह से हुई है। कमांडिंग ऑफिसर ने परेशान होकर पूछा, उसे किसने जहर दिया? वहां तो सिवाय आप लोगों के या नौकरों के किसी को आने की इजाजत नहीं है। डॉक्टरों ने फोन पर कहा, सर मैं अपने ऑफिस में था। नर्स का कहना है कि वो 3-4 मिनट के लिए डिस्पेंसरी में गई थी। मैं आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडिंग ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया और उसी वक्त कमांडो शेर खान और गुल खान को ऑफिस में बुलवा कर बताया कि हेल्थ सेंटर में ज़ेरे इलाज दहशतगर्द मर गया है और डॉक्टर का कहना है कि मौत जहर देने से हुई है। शेर खान और गुल खान हैरान होकर रह गए थे। शेर खान ने कहा, मगर सर उसे किसने जहर दिया होगा? कमरे के बाहर तो 24 घंटे पहरा लगा होता है। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये वहां चलकर मालूम होगा, चलो मेरे साथ। और वो तीनों गाड़ी में बैठकर उसी वक्त हेल्थ सेंटर की तरफ रवाना हो गए। हेल्थ सेंटर में दहशतगर्द जमुना दास की लाश जहर के असर से नीली हो गई थी। कमांडिंग ऑफिसर ने लाश को देखने के बाद डॉक्टर से पूछा, कहीं इसे किसी सांप ने तो नहीं काटा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये सांप का जहर है, इसे इंजेक्शन के जरिए जहर दिया गया है। और डॉक्टर ने वो सिरिंज प्लास्टिक के लिफाफे में से निकालकर सीओ को दिखाई जो उसे पलंग के नीचे से मिली थी। जहरीले सिरिंज को सीओ, शेर खान और गुल खान ने गौर से देखा। सीओ ने शेर खान से कहा, इसका मतलब है कोई बाहर से आया था। उसी वक्त कमरे के बाहर पहरा देने वाले संतरी को अंदर बुला लिया गया। कमांडिंग ऑफिसर ने उससे पूछा कि सुबह से लेकर अब तक डॉक्टर, नर्स और हमारे अलावा और कौन इस कमरे में दाखिल हुआ था? ड्यूटी गार्ड ने सच बोलते हुए कहा, सर मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में गया था, वापस आ रहा था, मुझे एक औरत राहदारी में मिली थी। सीओ ने पूछा, कौन औरत? ड्यूटी गार्ड ने कहा, सर ये वही औरत थी जो 2 रोज पहले आपके साथ उस कमरे में आई थी। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान की आंखें खुली की खुली रह गईं। शेर खान ने ड्यूटी गार्ड से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही औरत थी? उसने गहरे रंग की चादर लपेटी हुई थी सर, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। कमांडिंग ऑफिसर ने गुल खान से कहा, फौरन गर्ल्स हॉस्टल में मिसेज अंजुम को फोन करके पूछो कि हशमत बीबी अपने कमरे में है। अगर वो कमरे में हुई तो उसे कहो कि हॉस्टल से बाहर न जाने दे। गुल खान उसी वक्त बाहर निकल गया। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, अगर वो औरत हशमत बीबी ही थी तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों की साथी थी और हम उसके फरेब में आ गए थे। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लाश के पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 3-4 घंटे तो लग जाएंगे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फौरन हमें मिल जानी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि यह खबर इस हेल्थ सेंटर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि भारतीय दहशतगर्द मर गया है। उसने ड्यूटी गार्ड की तरफ देखकर कहा, तुम भी सुन लो, तुम इसी तरह कमरे के बाहर पहरा दोगे और दहशतगर्द की मौत का किसी हालत में किसी से भी जिक्र नहीं करोगे। ठीक है साहब, हमें अफसोस है साहब कि हमारी वजह से ये कुछ हुआ। अगर मैं उस वक्त बाथरूम में जाता तो वो औरत कमरे में दाखिल न हो सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आइंदा कहीं जाओ तो किसी आदमी को पहरे पर बिठा कर जाना। ठीक है सर। और ड्यूटी गार्ड बाहर चला गया। उसके साथ ही गुल खान कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, मिसेज अंजुम ने बताया है कि हशमत बीबी सुबह ही से गायब है, उसका कमरा खाली पड़ा है। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, साबित हो गया है कि हशमत बीबी दहशतगर्दों की साथी थी और वो हमसे ड्रामा कर रही थी और हम उसके बिछाए हुए जाल में फंस गए। हमें शर्म आनी चाहिए। उसके फौरन बाद तीनों मुजाहिद कमांडोज गर्ल्स हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल के सदर दरवाजे के बाहर जो 2 आदमी हशमत बीबी की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, उन्हें फौरन बुलवाया गया। जब उनसे हशमत बीबी के बारे में पूछा गया कि वो हॉस्टल से निकलकर चली गई और उन्होंने उसका पीछा क्यों नहीं किया, तो उनमें से एक सुराख रसा ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, सर हम में से एक आदमी यहाँ हर 8 घंटे के बाद निगरानी पर मौजूद होता है। हमने इस औरत को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है सर कि औरत बाहर निकली और हम उसका पीछा न करते? कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कुछ न कहा और मिसेज अंजुम को साथ लेकर हशमत बीबी के कमरे में आ गए। कमरा खाली था। चीजों की तलाशी ली गई। अलमारी में हशमत बीबी के एक पुराने जोड़े के अलावा वहां उसकी कोई चीज नहीं थी जिससे उन्हें कोई मुफीद मालूमात मिलती। कमांडिंग ऑफिसर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को साथ लिया और अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गए। वहां आते ही उन्होंने अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के चीफ को फोन करके अपने कमरे में आने को कहा।